साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल है। क्या मायावती कुछ नए बड़े बदलाव, नए बड़े फैसलों से सत्ता में वापसी के बारे में सोचेंगे? क्योंकि ये वही साल साबित होने वाला है जब बीएसपी के अस्तित्व को लेकर, जी हां, आपने सही सुना, जो राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि ये साल बीएसपी के अस्तित्व की लड़ाई का है। क्योंकि अगर इस साल में बीएसपी पिछड़ी तो 2027 में उत्तर प्रदेश में वापसी का सपना उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 2026 में ऐसी कौन सी तैयारी करेंगी मायावती जो 2027 में सबके सामने आएगी? कहा जाता है कि बीज आप जिसका भी बोओगे पेड़ वही मिलेगा। तो वो कहावत यहां पर भी लागू होती है, जैसी मेहनत रहेगी वैसा नतीजा दिखेगा। लेकिन क्या मेहनत गठबंधन के साथ रहेगी या अभी भी एकला चलो की रणनीति रहेगी? 2 साल पहले करीब फैसला लिया गया था कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। 2023 के समय के बाद से ही लगातार वह अकेले उतरी, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर उसके बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें। बहुत अकेले चुनाव लड़ दिया, नतीजे हाथ नहीं लग रहे। यहां तक कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा इनसे। लेकिन क्या इसी को बचाने के लिए मायावती अब कांग्रेस, सपा में से किसी के साथ हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश से, जहां से इस पार्टी का एक बहुत बेहतरीन निर्माण हुआ और कांशीराम जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत ऊंचाइयां छुई, लेकिन आज जो हालात है, क्या उत्तर प्रदेश से ही वापसी कर पाएंगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करते अपने खास सहयोगी अमन सर से, क्योंकि मायावती का जन्मदिन आ रहा है 15 जनवरी को सर। और मायावती अपने जन्मदिन के दिन अपने पूरे साल का बताती है लेखा जोखा कि क्या रहेगा, क्या नहीं, आगे की रणनीति क्या रहेगी, या पिछले क्या कुछ गलतियां हुई, कैसे सुधार होगा। क्या रणनीतियों में हमें आकाश आनंद नजर आएंगे या रणनीतियों में हमें कांग्रेस, सपा नजर आएगी? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बीएसपी के लिए मौका तो है अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, साल भर का वक्त बचा है। तो ऐसे में बीएसपी के पास एक तैयारी करने का जरूर अवसर है, क्योंकि आप देखेंगे कि बीते 8-10 साल से लगातार बीएसपी स्ट्रगल के दौर से गुजरती हुई दिखाई पड़ती है। कभी जो पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत ताकतवर पार्टी हुआ करती थी, अपने बलबूते सत्ता में आया करती थी, आज हालात ये हैं कि उनके पास महज एक विधायक नजर आता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो काफी ज्यादा हैरान करने वाला सबब भी है। लेकिन क्या अब वो बातें बीत चुकी हैं? क्या 2026 की बात करें तो मायावती, उनकी पार्टी एक नए सिरे से अपनी पार्टी की शुरुआत कर सकती है, एक नए सिरे से लोगों को जगाने का काम कर सकती है, अलग जगाने का काम कर सकती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मायावती 15 जनवरी, चूंकि उनका बर्थडे भी 70 साल की वो हो जाएंगी, उसके बाद हो सकता है कि एक बार फिर अपनी पार्टी को बुलंद आवाज के जरिए जगाती हुई यहाँ पे नजर आ जाए। लेकिन इतना भर काफी नहीं है। अब आप पुराने आंकड़े देखेंगे तो भले ही मायावती के साथ में 20-22% दलित वोट बैंक और 17-18% जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें से लगभग 10 से 12% नजर आता था, और ये आंकड़ा तकरीबन 30 से 32% आराम से बन जाता था। और यही वजह थी कि मायावती की जो ताकत थी वो दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में कोई मायावती से सीखने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 2007 में उन्होंने इस तरह का जातिगत समीकरण बनाया कि वहां पर उनको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, बनती हुई दिखाई दी, और 5 साल तक उन्होंने राज किया। लेकिन उसके बाद वही कह सकते हैं कि जो उनका सबसे मजबूत ताकत थी वही कमजोरी में बदलती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि मायावती उतनी एक्टिव दिखाई नहीं पड़ी। 17 तक अखिलेश यादव रहे और उसके बाद बीजेपी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देता रहा है। लेकिन अब जबकि तमाम चीजें बदल रही हैं, तो क्या यहाँ पर बसपा भी अपना स्टैंड बदलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि सपा की तरफ से भी ये बात कही गई कि भाई मायावती जी अब सपा में आ सकती हैं, सपा का साथ लेकर आगे बढ़ सकती हैं, साथ में इंडिया गठबंधन में वो एंट्री कर सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के अविनाश पांडे भी ये बात कह रहे हैं। तो ऐसे में एक अलग तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में अब 2 जगह उपचुनाव होने वाला है। फरीदपुर जो बरेली की सीट है, इसके अलावा आप देखेंगे जो एक घोसी की सीट है, उसके ऊपर उपचुनाव होने वाला। और दोनों सीटों के ऊपर क्या अब सपा, बसपा, कांग्रेस कोई मिलकर रणनीति बना सकते? ऐसा होता है तो आप यकीन जानिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन उससे पहले मायावती का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोगों का इमोशन मायावती के साथ में जुड़ा हुआ है, वैसा इमोशन पार्टी के किसी दूसरे नेता के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए आकाश आनंद को भले ही आगे किया गया है, लेकिन साथ में मायावती का खड़ा होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल साफ है। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने जिस तरीके से मायावती को ऑफर दिया है कि हमारे साथ हाथ मिलाइए, साथ गठबंधन करिए, गैर भाजपाई वोटरों को एक मंच पर लाइए, एक साथ लाइए और बीजेपी को रोका जा सकता है।
राहुल गांधी के कुछ बयान का जिक्र करना चाहूंगा। साल 2022 के चुनाव के वक्त काफी हो हल्ला मचा था कि कांग्रेस ने यानी राहुल प्रियंका ने मायावती को ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ हाथ मिलाइए और हम आपको मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे, जबकि मायावती ने कहा था कि ये झूठ बोल रही हैं, इनका ऐसा कोई ऑफर नहीं आया। साल 2024 के जब नतीजे सामने आते तो राहुल गांधी उसके कुछ समय बाद कहते हैं कि अगर मायावती की बसपा हमारे साथ होती तो 13 से 16 सीटों पर हम और खेल कर सकते थे, यानी बीजेपी को सत्ता में आने से, केंद्र की सत्ता में आने से रोक सकते थे। यानी राहुल और कांग्रेस की बेबसी दिखा रही है कि वो बसपा के साथ हाथ मिलाना चाहती है। उन्हें दिख रहा है कि मुस्लिम दलित का जो वोट बैंक है, जो गठजोड़ है, मायावती अब भी उसको 10% ही सही लेकिन संजोए हुए है, भले ही एक भी सीट ना मिल रही हो। और इसी पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है, क्योंकि बसपा जिन वोट बैंक पर खड़ी हुई पार्टी है वो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था। आज अखिलेश की पार्टी का एक अलग नजरिया बन चुका है, एक अलग छवि बन चुकी है, लेकिन बसपा की अलग है और कांग्रेस की अलग है। और कांग्रेस बसपा के वोट पर नजर इसी वजह से गड़ाए बैठी है। सर, एक सवाल ये रहेगा कि अगर कांग्रेस को बसपा से ज्यादा फायदा दिख रहा है और इन फ्यूचर कभी मायावती हाँ भी कर देती कि चलो ठीक है, एक बार गठबंधन तुमसे भी करके देखा जाए, क्योंकि साल 2019 में सपा और बसपा थी, कांग्रेस तब साथ नहीं थी, तो कांग्रेस के साथ आए हुए मायावती को बहुत लंबा समय हो चुका है। अगर मायावती सोचती है कि एक मौका आपको दें तो अखिलेश का क्या होगा? और क्या कांग्रेस मायावती को सीएम चेहरा बना देंगी? क्योंकि प्रियंका जो पहले उत्तर प्रदेश में एक्टिव रहती थी, अब वो तो वायनाड चले गए सांसद बनकर। देखिए, अभी मायावती के लिहाज से अगर देखा जाए तो मायावती के पास में जो उनका कोर वोटर था, जो उनको वोट देगा ही देगा, इस तरह का जो वोटर है वो लगभग 20 से 22% तो हुआ ही करता था। और अगर मुस्लिम वोट बैंक को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा तकरीबन 30% का बन जाता था, जो उनकी तरफ जाता ही जाता था। लेकिन बीते चुनाव में क्या देखा जा रहा है कि अगर आप 2024 के चुनावों का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो नजर आता है कि भाई मुश्किल से 8 से 10% वोट मायावती की तरफ गया है, यानी कि 20% वोट उनसे छिटक गया। तो ऐसे में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का साथ लेना या देना मेरे ख्याल से कोई बहुत समझदारी की बात मायावती के लिहाज से नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में खुद स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। उनका भी अगर देखा जाए तो आंकड़ा 1-2 विधायकों ज्यादा नहीं है, तो उनको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाना कोई बहुत अक्लमंदी की, समझदारी की बात यहाँ पर नहीं होगा। और जो अविनाश पांडे कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने जो बात कही है, ये कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ आप आइए। यानी कि उनको भी पता है कि अगर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी अगर मिलते हैं तो ये आंकड़ा अगर हम कह सकते हैं कि जोड़ें तो लगभग 40-45% आराम से बन जाता है। और इतना आंकड़ा अगर आता है तो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज की जा सकती है। और ये कहने का अनुमान जो तमाम पार्टियों के नेता हैं वो लगाते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या मायावती वाकई इंडिया गठबंधन में जाएंगी? क्या मायावती वाकई अपने आप को दोबारा तैयार करने के लिए, दोबारा अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए इन पार्टियों को सहयोग लेंगी? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं रहा हो या कांग्रेस साथ में गठबंधन नहीं रहा हो, तमाम मौके पर रहा है। लेकिन अब स्थिति बदली हुई है, क्योंकि मायावती बीते 7-8 साल से कह रही हैं कि भाई एकला चलो की रणनीति पे हम काम करेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा मायावती को मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। खासकर फरीदपुर सीट की ही बात की जाए, चूंकि ये इस तरह के आंकड़े लगभग 80-90 सीट के ऊपर जरूर रहे, जहां पर अगर बसपा और सपा मिलते तो वहां बीजेपी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ता। फरीदपुर में भी कुछ कमोबेश ऐसी स्थिति रही, जहां पर श्याम बिहारी जो बीजेपी के विधायक थे, जिनका निधन हुआ है, उनके पाले में आई थिंक 37,000 वोट आए। वहीं अगर बीजेपी जो सपा की बात की जाए, विजय जो खड़े हुए वहां से उनके पक्ष में लगभग 35,000 वोट आए और 2,000 से ज्यादा, लगभग 3,000 के आसपास वोटों के अंतर से चुनाव हार जाते हैं। वहीं अगर बीएसपी की प्रत्याशी शालिनी के बारे में बात की जाए तो उनको 14,000 से ज्यादा वोट मिलते। तो ये आंकड़े अमूमन उत्तर प्रदेश के 80-90 सीटों पर 2022 में दिखाई पड़े थे। और ये बात खुद मायावती को भी पता है, सपा को भी पता है कि भाई दो बड़ी पार्टियां अगर दोनों एक मंच पे आती हैं तो बीजेपी का मुकाबला करना आसान होगा। लेकिन क्या मायावती इसके लिए मानेंगी, जो लगातार कहती रही है कि भाई हमें किसी के साथ नहीं जाना है, हमें अकेले चलना, लेकिन अकेले चलकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है यहां पर अपनी रणनीति को बदलती हुई दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल साफ है, लेकिन अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है, जिसको लेकर बसपा समर्थक तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मायावती की तैयारी क्या है? क्या वो अपने भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताकर उन्हें जमीनी स्तर पर उतारेंगी, उन्हें रैलियां, रोड शो करने के लिए कहेंगी? क्या वो भी पैदल यात्रा करेंगे? क्या वो भी अपने बीएसपी के रूठे नाराज समर्थकों को मनाएंगे? क्योंकि काफी लंबा समय हो गया पार्टी को सत्ता में रहे, तो सत्ता में आने के लिए क्या तैयारी रहेगी, इस पर फिलहाल इंतजार है। और अगर कांग्रेस चाहती है बीएसपी से गठबंधन करने के लिए तो अभी से ही अप्रोच ज्यादा करना होगा, अभी से ही माहौल बनाना होगा, क्योंकि 1 साल करीब वक्त रहा है अब यहाँ पर 2027 के चुनाव को लेकर। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।